अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। चलते हैं आज उस व्यक्ति की तरफ जिन्होंने अपनी टीचिंग प्रोफेशन के साथ ही सामाजिक कार्य में अपने आप को इस तरह से इन्वॉल्व किया है कि उनकी थीम अगर आप सोचेंगे तो उनके ख्यालात से ही ये लगता है कि उस्ताद रहना तो कैसा रहना। आज की डेट में हम आजकल जो उस्ताद देखते हैं ये उस्ताद उस तरह के नहीं हैं जो आज की सोच रखते हैं। वो उस्ताद वो उस तरह के हैं जो पिछले ज़माने में अपने बुज़ुर्गों को किस तरह से अपने संभालना चाहिए और किस तरह से अपने सामाजिक काम में अपने आप को झोंकना चाहिए, क्या कर्तव्य अपने किस तरह के लोगों के साथ में अपने व्यवहार रहना चाहिए, अपनी मेंटेलिटी किस तरह से रहना चाहिए। ऐसी ही स्क्रिप्ट उन्होंने बनाई है। एक थे प्रेमाचा। अजमत खान साहब जो एकता सेवा भावी संस्था महाराष्ट्र के फाउंडर अध्यक्ष है, जिन्होंने एकता सेवा भावी संस्था बनाई है और एकता सेवा भावी संस्था के माध्यम से एकता इंटरनेशनल फिल्म इंडस्ट्री में भी उन्होंने कदम रखा है और मराठी ही पिक्चरों का काम उन्होंने शुरू किया है। मराठी पिक्चर बना रहे हैं। एक थे प्रेमाचा जो 2015 में जो दुष्काल आया था, 2015 में जो धूप के दिनों में, गर्मी के दिनों में पानी की किल्लत थी, उस पानी की वैल्यू कितनी है, किस तरह से एक बहू अपने ससुर की खिदमत करते हुए पानी पिलाने की कोशिश में रहती है और अपने ससुर की खिदमत किस तरह से करती है, ये मैसेज उन्होंने एक थे प्रेमाचा इस पिक्चर के माध्यम से दिया है। महमूद सर हमारे साथ है जिन्होंने ये स्क्रिप्ट लिखी है। किस तरह की स्क्रिप्ट उन्होंने लिखी है जानते हैं महमूद सर के ज़बानी। तो महमूद सर ताड़बोर के स्कूल में एज ए टीचर काम करते हैं। एक टीचर किस तरह के होना और उनकी मेंटेलिटी किस तरह की होना चाहिए ये जानते हैं। सर परभनी आज तक में आपका स्वागत है। सर किस तरह से आपने एक थे प्रेमाचा इसकी स्क्रिप्ट लिखी और आपके दिमाग में ये बात कहाँ से आई और किस तरह से आपने ये सोचकर ये मैसेज दिया है समाज को कि एक ससुर की खिदमत करना कितना वैल्यूएबल है बहू के लिए, क्या मैसेज देना चाहेंगे सर आप? सर दरअसल बात यह है 2014 में बारिश काफ़ी कम हुई थी और उसकी वजह से जितने भी पानी के स्रोत हैं, चाहे बोर रहो, चाहे झरने रहो, चाहे तालाब रहो, ये तकरीबन सूख चुके थे। और फिर इसमें ऐसा होगा कि 2015 के जुलाई तक कोई बारिश ही नहीं आई। तो उसका मसला ये होगा कि मैं देहात में अपनी टीचरशिप की नौकरी करता हूँ और देहात में होने की वजह से रास्ते से सारे खेत नज़र आ रहे थे जो काले ही काले थे। वहाँ पर अभी बुआई नहीं हुई थी, कोई फसल पेरी नहीं जा सकी थी। वो जुलाई तक वो हाल थे। और जब मैं स्कूल में जाता था, बच्चे आते हैं तो काफ़ी बेहाल रहते थे। उनके फटे पुराने कपड़े, उनके चेहरे पे उदासी, चेहरे पे नाराज़ी। और जब उनसे मैं करीब जाकर ये बातें जानने की कोशिश करता था तो उन्होंने बताया कि सर हमारे घर के हालात ठीक नहीं है। और उनके हालात जानने से पहले मुझे ये तो पता ही था कि मेरे स्कूल में जो बच्चे हैं पूरे 100% बच्चे किसानों के बच्चे हैं। कुछ किसानों के हैं जो अल्पभूधारक थे और कुछ बच्चे ऐसे थे जो खेती के मज़दूरों के बच्चे थे। तो खेती की मज़दूर में जब खेती में कोई काम ही नहीं होता था तो मज़दूरों को वहाँ पर मज़दूरी नहीं मिलती थी। ये मसला उन बच्चों की वजह से मेरे सामने आया। दूसरा मसला ये था कि पानी पीने के लिए बच्चों को कहीं दूर तक जाकर पानी लाना पड़ता था। गांव के हाथ पंप सूख चुके थे, बौली तो गांव में थी नहीं, ये भी एक बात हो चुकी थी। दूसरी बात ये हो चुकी थी कि मैं जिस माहौल में रहता, जहाँ पर मैं पढ़ा लिखा कल्चर में रहा, वहाँ पर उस कॉलेज के भी और मेरे फैमिली की भी एक तरबियत थी, एक संस्कार थे। और वो संस्कार में बुज़ुर्गों की खिदमत सबसे अहम थी। और उससे भी हटकर अगर हकीकत बताना चाहूँ, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कि मेरे अपने वालदा का एक्सीडेंट हो गया था पैर फिसल कर और वो 3 साल बेड पर थे। और मुझे ये फ़ख्र है कि वो बेड पर 3 साल थे तो मेरी बीवी उनकी पूरी खिदमत करती थी जो ऑलरेडी ग्रेजुएट है। तो ये बात देखकर और उसी वक्त एक माहौल ये भी चल रहा था कि जहाँ तहाँ वृद्धाश्रम बन रहे थे और जो भी अमीर घर है वो अमीर घर के लोग उन वृद्धाश्रमों में अपने घर के बुज़ुर्गों को ले जाकर डाल रहे थे। उसकी वजह ये हो रही थी कि वो बेचारे बुज़ुर्ग वहाँ पर रह रहे थे, उनके जगह पे वो तो अपने बेटे के खुशी के लिए, अपने बहू के खुशी के लिए अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। लेकिन घर में जो छोटे छोटे बच्चे थे, ये छोटे छोटे बच्चों को उन बुज़ुर्गों का साया नहीं मिल रहा था, उनकी तरबियत सही नहीं हो पा रही थी। तो ये सारी बातें सोचते हुए दिमाग में एक बात आ गई
कि क्यों ना अपन ऐसी कुछ कहानी लिखे जिस कहानी को लेकर दोनों मसले आवाम के सामने आए, सरकार के सामने आए, पब्लिक के सामने आए। अब कहानी तो लिखी जाएंगी, लेकिन एक कहानी को लिखने के बाद पब्लिश कैसे होंगी, आवाम तक सामने कैसे होंगी। तो ऐसे वक्त हमारे करीबी दोस्त है एकता सेवाभावी संस्था के संस्थापक अध्यक्ष अजमत खान, उन्होंने एक ऑडिशन रखे थे। उस ऑडिशन में मैं वहाँ पर गया था और वो ऑडिशन में उनका और मेरा जिक्र हुआ। मैंने उनको बताया कि मैं आर्टिकल्स लिखता हूँ, नज़में लिखता हूँ, कविताएं लिखता हूँ। तो फिर उन्होंने बोले कि सर ऐसी ऐसी जो थीम है इसको लेकर आप एक स्टोरी लिख दो और उसका डायरेक्शन मैं करूँगा, उसको लेकर मैं काम करूँगा। और वहाँ पर फिर जब दोनों का मशवरा तय हुआ तो फिर ऐसा समझे कि मैं लिखना चाहता था लेकिन कुछ हालात थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे थे, लेकिन अजमत खान साहब ने बार बार मेरा पीछा किया, कहाँ तक आई, कितनी लिखी, क्या हुआ। और मैं ग्रामीण भाग में होने से, मराठी मीडियम का पढ़ा हुआ होने से, सबके साथ मेरे अच्छे ताल्लुक़ात होने से, सबको मैं करीब से जानने से मैं ये बेहतर जानता था कि गरीबों की परेशानी क्या है, किसानों की मजबूरियाँ क्या है, किसानों के दुख क्या है, उनको दोबारा पेरने की परेशानी क्या आती है, फिर उसको वो किस तरह से कर्ज़ उठा कर ये करते हैं, फिर उन कर्ज़ के पीछे साहूकार क्या तकादा लगाते हैं। पढ़ी लिखी बहू अपने घर में जब आती है तो सास ससुर को कौन से नज़रिए से देखती है, उस बच्चे को पढ़ाने के लिए जिसकी बीवी बनकर उस घर में आई है, माँ बाप ने क्या क्या मुसीबतें झेली है, क्या क्या परेशानी उठाई है, इससे उसको कोई वास्ता नहीं रहता। वो चाहती है कि बस शौहर मेरा ही अपना बनकर रहे, वो मेरा ही सुनकर रहे। और कुछ लोग ऐसा करते हैं। लेकिन एक तरफ जहाँ तक कल्चर अच्छा है लेकिन पढ़ाई की कुछ कमी है, या पढ़ाई की कमी भी है या ज़्यादा भी है, लेकिन कुछ बहुएँ ऐसी भी होती है जो अपने आप की परवाह किए बिना अपने सास ससुर की खिदमत में जान लगा देती है, उसको पूरी तरह से उसमें उनकी खिदमत करती है। तो ये सारी बातें जहन में रखते हुए पठान अजमत खान साहब से मेरा डिस्कस हुआ, चर्चा हुई और फिर वहाँ पर तय हुआ कि एक ऐसी भूमिका रखी जाए कि जिसमें ये फैमिली बताई जाए, दोनों फैमिली, एक किसान फैमिली, एक स्टैंडर्ड फैमिली जो शहरी फैमिली है और एक ग्रामीण फैमिली। तो ग्रामीण फैमिली को अपने बुज़ुर्गों की अहमियत समझती है, शहरी फैमिली को नहीं समझती है। लेकिन उसी वक्त तो शहरी फैमिली में उनका एक लड़का रहता है, वो लड़का जो है तो वहाँ पर माँ बाप से ज़िद करता है कि अपने दादा दादी कहाँ हैं, पूछता है, उसको भी झूठ बोला जाता है। बाद में वो लड़का यहाँ पर ये बताता है कि उनको पता चलता है अखबार में एक न्यूज़ आने के बाद कि उसके दादा दादी वो वृद्धाश्रम में है। तब वहाँ पर वो ज़िद करता है कि उनको अपन लेके आएंगे और वहाँ पर उसके माँ बाप को मजबूर करता है लाने के लिए और वो लाते हैं। तो यहाँ पर ये थीम का, ये पिक्चर का मकसद यही है कि जो किसान के हालात होते हैं, जो उनकी परेशानियाँ होती हैं, उस हालात को, उस परेशानियों को सब मिलकर सोचें, गौर करें, उसको दूर करने की कोशिश करें। और इसी के साथ साथ हमारे हर बेटे का, हर बहू का, हर बच्चों का फ़र्ज़ होता है कि हमारे घर के बुज़ुर्ग एक अनमोल चीज़ है। उनके भले आज वो फिज़िकली कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो आज जिस हालत में पहुँचे वो सब करते करते वहाँ तक पहुँचे हुए हैं। अगर उनको वहाँ तक वो हालात से गुजरे हुए हैं, इसलिए हमारा काम बनता है कि हम उनकी खिदमत करें, उनकी देखभाल करें। और यही मैसेज हम समाज को देना चाहते थे। सर एक्चुअली मुस्लिम समाज में देखा जाए तो मुस्लिम समाज में एक बात ये होती है कि अगर मुस्लिम समाज का लड़का भाजी बेचने वाला रहो, मजदूरी करने वाला रहो, किसान रहो, वेल क्वालिफाइड रहो या कोई और रहो, किसी भी स्तर पर अगर वो अधिकारी भी बन जाता है, क्लास 1 अधिकारी भी बन जाता है, तो मुस्लिम समाज में ये देखा गया है कि वो अपने माँ बाप को अपने साथ रखते हैं। और अगर साथ नहीं भी रख रहे हैं, किसी और रिश्तेदार के पास भी रह रहे हैं, कि उनकी मजबूरी अगर ये है कि वो आउट ऑफ इंडिया है, बाहर गए हुए हैं या किसी नौकरी की वजह से किसी और जगह पर गए हुए, तो अपने पेरेंट्स को अपने से दूर नहीं करते हैं, उनकी खिदमत करने की पूरी तरह से कोशिश करते हैं। ये जो मैसेज है आपने दिया है, एक्चुअली बुज़ुर्ग और बच्चे, छोटे जो बच्चे रहते हैं, ये उम्र, छोटे बच्चों की उम्र और बुज़ुर्गों की उम्र एक जैसी रहती है। इनको बचपन में भी इंसान को संभालना पड़ता है और बुढ़ापे में भी इंसान को संभालना पड़ता है। लेकिन आपने जो मैसेज दिया है कि किसान जो होता है वो किसान की बहू किस तरह से अपने ससुर की खिदमत करती हैं, और वेल क्वालिफाइड जो लेडीज़ होती है, ये वेल क्वालिफाइड लेडीज़ सिर्फ अपने बच्चे पर ध्यान देती है। वो बच्चा उसको इस बात का एहसास दिलाता है कि मेरे दादाजी की कितनी अहमियत है मेरे पास और मैं अपने दादाजी से कितना प्यार करता हूँ। मजबूरी में अपने बच्चे को हासिल करने के लिए, अपने बच्चे का प्यार हासिल करने के लिए वो अपने ससुर जी को वृद्धाश्रम से लाने के लिए जाती है। इंसिडेंटली वो अपने ससुर जी को लाने को जाते समय जिस वक्त
अपने बच्चे को पानी की प्यास लगती है और पानी बोतल में जो पानी रहता है वो पानी गर्म हो जाने की वजह से वो फेंक देती हैं और वो किसान की बहू वो पानी उठाकर अपने ससुर को ले जाकर पिलाती है। ये जो थीम आपने बनाई है, ये सोच किस तरह से आपके अंदर आई? ये सोच एक्चुअल में जो माहौल था या जिस माहौल को मैं गौर कर रहा था, तो वो माहौल में सोच ये आई है कि अमीर लोग जो होते हैं उनके पास पैसों की और चीज़ों की अहमियत नहीं होती है। भले ही उसमें कल्चर होगा वो होगा, लेकिन जो सिटी के लोग हैं या वेल एजुकेटेड है, हाई कल्चर के लोग हैं, ये लोग क्या करते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छी अच्छी बातें लेते हैं। मिसाल के तौर पर उनको फ्रिज चाहिए, एसी चाहिए, उस फ्रिज में की चीज़ें चाहिए, फ्रिज में का पानी चाहिए, और पानी अगर थोड़ा भी गर्म होता है तो उनके नज़र से उसकी अहमियत ख़त्म हो जाती है, क्योंकि उनके पास उसकी उपलब्धता है, उनके पास वो सोर्स है जो इस तरह से कई तरह का पानी वो हासिल कर सकते हैं, चाहे उसकी कीमत कुछ भी रहो। लेकिन जो किसान है या जो किसान की बीवी है या जो देहात का माहौल है, उनके हालात ऐसे है कि उनके गांव में पीने को पानी नहीं था, पानी होता भी नहीं है। तो ऐसे हालात में उनके लिए ज़रूरी पानी था। पानी वो ठंडा है या वो पानी गर्म है, इसके उनके नज़र में कोई मायने नहीं थे। और वो जो बेचारा गरीब बीमार ससुर था, उसके हाथ से वहाँ पर मटकी फूट जाती है, तो वो फूटने की वजह से अब उसको तो पानी ज़रूरी था और गांव में पानी नहीं था। पानी का टैंकर गांव में आता है, वो भी कभी कभी आता है और सबको पानी नहीं मिलता है। तो ऐसे हालात में वो पानी की बोतल भी ले जाके अपने ससुर को पिलाकर किसी तरह से उसके पानी की ज़रूरत पूरी करना चाहती है। तो वहाँ पर ये सब थीम जो सोच में आई या ये बताया गया, तो उसका मकसद यही है कि पानी पानी है, और पानी ऐसा एक चीज़ है, अल्लाह ताला की मेहरबानी से आज के तारीख में जब हम इंटरव्यू ले रहे या दे रहे हैं, तो इस साल बारिश अच्छी हुई है। लेकिन मैं बहुत साल पहले से, शायद किसी को यकीन नहीं आएगा, लेकिन इसकी गवाही मेरे स्टूडेंट दे सकते हैं कि मैं मेरे स्टूडेंटों को 20 साल पहले से भी यही बताते आता है कि तुम अपना पानी घर का भी बचाओ, अपने छत पे से जो जाता रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम करो, अपने खेतों के बांधों को रोको, ये पानी रोको। क्योंकि तुम्हारे पिताजी आज झाड़े तोड़ रहे हैं पैसे कमाने के लिए, तुम्हारे पिताजी आज रात दिन मेहनत कर कर फसल उगा रहे हैं, बहुत पैसा जमा करेंगे, बैंक में रखेंगे, आपके लिए अनाज का साटा रखेंगे, लेकिन कोई भी कीमत पे आपको पानी अवेलेबल नहीं होगा, उपलब्ध नहीं होगा। उसकी फ़िक्र आज से करो। और इत्तेफाक से ये बातें लेते लेते वो सारी थीम मेरे समझ में आ गई। सर, एक थेम प्रेमाचा, इस पिक्चर को जो अवार्ड मिला है उसमें डायरेक्शन भी इस तरह का दिया गया है कि उसको फर्स्ट अवार्ड मिला है। उसकी स्क्रिप्ट जो लिखी गई है, स्क्रिप्ट ही इतनी प्यारी थी कि उसको अवार्ड देना ही था, तो थीम ही ऐसी थी। आपको अवार्ड मिला है और एक नहीं बल्कि 3 अवार्ड मिला है। नवादा फिल्म इंडस्ट्री की जानिब से नवादा फिल्म फेस्टिवल बिहार, यहाँ से भी अवार्ड घोषित किया गया है, मुंबई से भी अवार्ड मिला है और 3 अवार्ड मिले हैं। क्या कहना चाहेंगे सर आप ये अवार्ड के बारे में? तो पहला जो अवार्ड है वो नवादा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बिहार का है, जो अवार्ड बेस्ट सोशल फिल्म के लिए मिली है। यानी बेस्ट सोशल फिल्म के लिए जो अवार्ड मिला है, तो उसके सीधे सीधे मायने ये है कि उसमें कोई एक पार्ट, चाहे फिर वो राइटिंग कर रहा हो या वो डायरेक्शन कर रहा हो या वो भूमिका कर रहा हो, अभिनय कर रहा हो, ये सब उसमें है। और इन्होंने एक सोशल को बदलने का, समाज को बदलने का काम किया है, समाज को बदलने का संदेश दिया है, इसलिए वहाँ पर ये अवार्ड मिला है। अब दूसरा जो अवार्ड मिला है वो अवार्ड मिला है कलाकार शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल मुंबई का, जिसमें बेस्ट स्टोरी को अवार्ड मिला है, यानी जो इसकी स्क्रिप्ट थी उसको अवार्ड मिला है। और अल्लाह के फजल करम से आज फिर से तीसरा अवार्ड मिला है रोशनी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का, उसमें भी बेस्ट सोशल फिल्म के लिए वो अवार्ड मिला है। तो ये जो अवार्ड मिले हैं, ये अवार्ड मिलने के बाद मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, सबका शुक्र अदा करता हूँ। लेकिन उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा इसकी जो भूमिका है वो है आज़मत खान साहब की। वो इसलिए नहीं कि वो डायरेक्टर है, वो भूमिका, उनके अहम रोल इसलिए है कि उन्होंने इतनी धड़पड़ करे कि उनके पास अपना खुद का कोई पैसा नहीं होते हुए भी उन्होंने अपने घर के सारे जेवरात बेच दिए, लेकिन ये मैसेज सोशल में समाज में देने के लिए उन्होंने धड़पड़ करे, हर एक के हाथ जोड़े, हर एक के पीछे लगे और समाज को संदेश देना चाहा। अब रही बात ये जो अवार्ड मिले हैं, ये अवार्ड मिले, इसके मायने मैं तो सिर्फ इतना ही लेता हूँ कि हमने जो छोटी सी कोशिश की थी वो हमारी कोशिश, हमारी पूरी टीम की कोशिश, चाहे फिर उसमें कलाकार रहो, संगीतकार रहो, डायरेक्टर रहो, राइटर रहो, सभी आ गए उसमें। ये सबकी पूरी टीम की मेहनत है। और हमने जो कोशिश की थी, समाज ने
उस फिल्म फेस्टिवल के लोगों ने, उसके जूरियों ने ये हमारे थीम को एक्सेप्ट किया और ये समाज को ज़रूरत थी। ये अवार्ड मिलने के मायने ये है कि हमारे थीम की, हमारी सोच की, हम जो संदेश देना चाह रहे हैं उस संदेश की समाज को ज़रूरत थी, वो संदेश यहाँ पर आ गया। लेकिन मैं यहाँ पर जिम्मेदारी से ये भी कहना चाहता हूँ कि अवार्ड मिल गया इसके मतलब हम बहुत कुछ कामयाब हो गया, ऐसा भी नहीं। आज भी समाज के अंदर, कौम के अंदर, बिरादरी के अंदर और पूरे देश के अंदर ऐसे कई मसले हैं जिसको समाज के सामने ला के उसके ज़रिए से समाज सुधार करना ज़रूरी है। और इंशाअल्लाह पूरी टीम के साथ, अजमत भाई के साथ और दूसरे बहुत सारे साथी जो आज ही मैं एक को मिलकर आया, उनके साथ ये सब मिलकर हम और अच्छी से अच्छी चीज़, अच्छे से अच्छा संदेश, अच्छी से अच्छी सोच और अच्छी से अच्छी जहनियत बनाने का अपने राइटिंग के ज़रिए, अपने पिक्चर के ज़रिए काम करने की हम इंशाल्लाह कोशिश करें। सर, आखिर में आप समाज के उन घटकों को, जो लोग अजमत खान का एक थीम प्रेमा था, जिसके आप भी स्क्रिप्ट राइटर हैं, इस मैसेज के ज़रिए, आप इस इंटरव्यू के ज़रिए से क्या मैसेज देना चाहेंगे समाज को कि समाज में किस तरह के लोगों का होना ज़रूरी है और किस तरह से लोगों ने एक दूसरे की मदद करना चाहिए, क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? सर, मैं यहाँ पर इस स्टेज से, आज के इंटरव्यू से, आपके चैनल के ज़रिए से सबको ये मैसेज देना चाहूँगा कि हम जो कुछ है वो हम अपने आप में नहीं बनते हैं। हमें बनाने के पीछे बहुत सौ का हाथ होता है। उसमें माता, अपने वालिद वालदा होते हैं, अपने टीचर्स होते हैं और पूरा नेचर होता है, पूरा निसर्ग होता है, पूरा समाज होता है, जिससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। लेकिन अफसोस मेरे नज़र से ये अफसोस है कि हम सीखते तो है, हम दूसरों से हासिल तो करते हैं, हम फूल से खुशबू लेते हैं, हम सूरज से रोशनी लेते हैं, हम हर चीज़ से कुछ ना कुछ लेते हैं, लेकिन बदले में हम कुछ देते नहीं हैं। तो मेरा कहना ये है कि हमारी अपनी जिम्मेदारी की, जो कुछ हमने दूसरों से लिया है उसमें से जो हमारी अपनी काबिलियत है, पूरी तरह से नहीं, मराठी में कहते हैं खारुताईचा वाटा, फूलना से ही फूल की पंखड़ी, कि जो हमारी काबिलियत है उस काबिलियत में से हम समाज को भी कुछ देने की कोशिश करें। क्योंकि सिर्फ लेना नहीं है, हम लेते रहेंगे तो देने वाला देते कैसे रहेगा, वो ख़त्म हो जाएगा। लेना भी है और देना भी है। और जिसके पास जो काबिलियत है, हर इंसान अपने आप में पूरी तरह काबिलियत नहीं होता है, लेकिन जिसके पास जो काबिलियत है उसने अपनी वो काबिलियत से समाज को सुधारने का और समाज में बेदारी लाने की कोशिश करना चाहिए, ऐसी मेरी अपनी सोच है। ये थे महमूद सर, जिन्होंने एक थीम प्रेमा था इस पिक्चर का, इस लघुपट चित्रपट का स्क्रिप्ट लिखा था। और सर की सोच जिस तरह से समाज को जोड़ने की है, ऐसी ही एक अच्छी सोच रखने वाले व्यक्तिमतों से अगली बार फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूं सैयद अखिल, आप देखते रहिए परभणी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद। परभणी आज तक आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो जरूर करें। आपकी आवाज परभणी आज तक। आप हमें Facebook पर भी फॉलो कर सकते हैं, सैयद अकील।